आज हम एक बहुत ही खौफनाक हिंदी कहानी में डूबने वाले हैं जिसका नाम है दिल्ली का छलावा। देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये कहानी असल में इस बात की पड़ताल करती है कि भाई जब डर सर पर चढ़ जाता है ना, तो दोस्ती और इंसानियत की आखिर क्या कीमत बचती है। कहानी की शुरुआत ना इसी एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 मिनट की देरी का अंजाम क्या हो सकता है? क्या होगा अगर किसी की पूरी जिंदगी, हाँ पूरी जिंदगी, सिर्फ 60 सेकंड पर आके टिक जाए? यही वो सवाल है जो कहानी के 3 किरदारों के सामने और शायद हम सबके सामने भी एक आईना रख देता है। कहानी का एक किरदार है मायरा, और उसकी ये एक लाइन, ये जो डर से कांपती हुई आवाज में निकली है, यही इस पूरे सफर का दाव साफ कर देती है। सोचिए, एक सुनसान पूर्णिमा की रात और 3 दोस्त वक्त के खिलाफ भाग रहे हैं। उनकी मंजिल चंदनगढ़ स्टेशन। तो सीन कुछ ऐसा है। टैक्सी 120 की स्पीड से भागे जा रही है। अंदर 3 दोस्त बैठे हैं, मायरा, विहान और अखिल। मायरा के चेहरे पर तो खौफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके दोस्त विहान और अखिल, वो उसकी घबराहट का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सब मायरा का वहम है, और बस यहीं से ना उनकी दोस्ती में पहली दरार पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि मायरा इतनी डरी हुई क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उसने चंदनगढ़ स्टेशन से जुड़ी एक बहुत ही भयानक कहानी सुन रखी है। कहानी एक छलावा ट्रेन की। छलावा मतलब एक धोखेबाज ट्रेन जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही नजर आती है। और इस कहानी के जो नियम है ना, वो सच में बहुत खौफनाक हैं। पहली बात, ये ट्रेन सिर्फ आधी रात के बाद आती है। दूसरी, इसमें कोई जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुर्दा लाशें सफर करती हैं। और तीसरी और सबसे भयानक बात, अगर कोई एक बार इस ट्रेन पर चढ़ गया तो फिर कभी उतर नहीं सकता। मतलब ये एक 1 वे टिकट है, सीधा मौत का। और फिर वो पल आ ही जाता है। जैसे ही वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं, घड़ी में बज रहे होते हैं 11:59। मायरा पागलों की तरह भागती है, लेकिन ठीक उसी पल उसकी घड़ी में 12 बजे का अलार्म गूंज उठता है। देर हो चुकी थी, उनका वक्त खत्म हो चुका था। अब वो तीनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जो बिल्कुल सुनसान है, एकदम खामोश। हवा चलती है तो सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आती है, और कुछ नहीं। और पटरियों पर ना एक अजीब सा सफेद धुआं जमा हुआ है। मतलब वहां का पूरा माहौल ही चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और तभी उनकी मुलाकात एक बड़े ही अजीब कैरेक्टर से होती है। एक भिखारी, लेकिन उसके गले में एक आईफोन लटका हुआ है। वो खुद को आईआईटी बाबा बताता है। ये जो अजीब सा मोमेंट था ना, इसने माहौल को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सच क्या है और सपना क्या, इसके बीच की लाइन ही मिट गई हो। वो बाबा तो चला जाता है, और उसके ठीक बाद उस घने कोहरे में से 2 पीली हेडलाइट्स चमकती हैं। एक पुरानी सी लकड़ी की ट्रेन उनकी ठीक सामने आकर रुकती है। ट्रेन पर कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक नंबर लिखा है, 13। ट्रेन का दरवाजा खुलता है और सामने एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला कंडक्टर खड़ा है। नाम है उसका आंडूनाथ। वो मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान ऐसी है ना कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और जिस तरह से वो उनका स्वागत करता है, उसी से साफ हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन तो बिल्कुल नहीं है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही तीनों दोस्त ट्रेन के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो असल में शैतान के जबड़े में दाखिल हो चुके हैं। अंदर का जो नज़ारा है ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। डिब्बे में जितने भी लोग बैठे हैं, सब पुराने अंग्रेजी कपड़ों में हैं। उनकी स्किन बर्फ की तरह सफ़ेद, शरीर एकदम अकड़े हुए, और आंखें भूतों की तरह खुली की खुली हैं। उनमें से एक भी सांस नहीं ले रहा। वो सब लाशें हैं। मायरा और अखिल तो डर से कांप रहे हैं, पर विहान, उसको अब भी यकीन नहीं हो रहा। उसका घमंड, आप कह सकते हैं, उसके डर पर हावी हो गया है। वो सच जानने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, पर सवाल ये है कि अगर उसने किसी एक को छू लिया तो होगा क्या? तो विहान आगे बढ़ता है और एक औरत के कंधे पे अपना हाथ रख देता है, बस ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में जिंदा नहीं है। ये एक ऐसी गलती थी जो उसकी जान लेने वाली थी। और बस उसी पल विहान के शरीर को
440 वोल्ट का जोरदार झटका लगता है। 1 सेकंड के अंदर उसका शरीर काला कोयला बन जाता है और जमीन पर राख बनकर बिखर जाता है। तभी पीछे से कंडक्टर आंडूनाथ के हंसने की आवाज आती है। उसका चेहरा बदल चुका है, आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं और वो खुशी से चिल्लाता है, कट गया, पहला टिकट कट गया। विहान तो गया, अब बचे हैं सिर्फ मायरा और अखिल, और वो दोनों जानते हैं कि वो एक चलती फिरती कब्र में फंस चुके हैं। इस एक पल के बाद उनकी दोस्ती पर शक और डर का एक गहरा साया पड़ चुका है। और तभी मायरा को अपनी दादी की बताई एक बात याद आती है। इस ट्रेन से बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि ट्रेन पर मौजूद किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका खून लकड़ी के फर्श पर बहाना होगा। अगर ऐसा किया तो ट्रेन ठीक 2 मिनट के लिए रुकेगी और सारे दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। जैसे ही अखिल को बचने के इस रास्ते के बारे में पता चलता है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो मायरा की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी मायरा, लेकिन अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा। बस इसी एक पल में दोस्ती खत्म हो जाती है और जिंदा रहने की हवस जीत जाती है। और अखिल वो मायरा पर हमला कर देता है, उसे बेरहमी से मारकर जमीन पर गिरा देता है। उसे लगता है कि मायरा मर चुकी है। खून जैसे ही फर्श पर फैलता है, ट्रेन रुक जाती है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अखिल को पूरा यकीन हो जाता है कि वो बच गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। अखिल जैसे ही ट्रेन से कूदने वाला होता है, ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वो हैरान होकर पीछे मुड़ता है और देखता है खून से लथपथ मायरा हाथ में लकड़ी का एक तख्ता लिए खड़ी है। वो मरी नहीं थी, उसका दिल सिर्फ 1 मिनट के लिए रुका था, क्योंकि मरने का वक्त उसका नहीं, अखिल का आ चुका था। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। मायरा जानती थी कि उसे जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। वो अखिल को मारकर उस खौफनाक रस्म को पूरा करती है। ट्रेन एक जोरदार हॉर्न बजाती है और रुक जाती है, और इस बार दरवाजे दिल्ली स्टेशन पर खुलते हैं। मायरा ट्रेन से नीचे उतरती है, बिल्कुल टूटी हुई और अकेली। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलने लगती है, वो दरवाजे की तरफ देखती है और वहां विहान और अखिल के भूत खड़े हैं, उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे हैं। वो दोनों अब हमेशा के लिए उस छलावा ट्रेन का हिस्सा बन चुके थे। मायरा वहीं स्टेशन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो जिंदा तो थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। कहानी इस एक दिल दहला देने वाली लाइन पर खत्म होती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब जिंदा रहने की कीमत किसी अपने की ही जान हो, तो क्या ऐसी जिंदगी को सच में जीत कहा जा सकता है?